आज के मुख्य समाचार। स्वर्ण मोर्चा ने मंडी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। 6 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। बुक कैफे प्रीमियर स्टोर का बोर्ड हटा। मुख्यमंत्री ने कहा पुलिस भर्ती में पहली स्टेज पर होगा डोप टेस्ट। हिमाचल में 100 स्कूल बंद। अस्पताल में परोसे गए खाने में निकले कीड़े। बैठक में किसानों के मुद्दों पर गरमाई बहस। भूमिहीन किसानों को जमीन देने की मांग तेज। सचिवालय में बेदखली पर गरमाई बहस। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ी पहल करते हुए पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अब पहले ही चरण में डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला विशेष रूप से चिट्टे हेरोइन जैसे घातक नशों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को पुलिस बल जैसे जिम्मेदार विभाग में भर्ती करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नशे के गिरफ्त में न हो। डोप टेस्ट का मुख्य उद्देश्य नशे के उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर रखना है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में नशा कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू की है। अब तक कई मामलों में चिट्टे के अवैध कारोबार से जुड़ी संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। यह कदम नशे के नेटवर्क को आर्थिक रूप से तोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आम जनता से अपील की है कि वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे चिट्टे के खिलाफ अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई अकेले सरकार नहीं जीत सकती, इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी होना जरूरी है। जो भी पुलिस में भर्ती होगी उसमें पहली स्टेज पर डोप टेस्ट, चिट्टा का टेस्ट किया जाएगा। मेनली चिट्टा का टेस्ट किया जाएगा और उसके बारे में हमने विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है। पंचायतों में 5 और 6 पंचायत पर एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगेगी, एक आशा वर्कर की ड्यूटी लगेगी और एक पंचायत सेक्रेटरी को उसकी कार्य प्रणाली में उसको सम्मिलित किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट्स मंगाई जाएगी क्योंकि जिस प्रकार की रिपोर्ट्स है उसमें कई जगह भांग प्राचीन काल से वहाँ उगाते आ रहे हैं और नशे के में शराब भी आती है, सेवन भी आता है। तो हमने कहा कि हमारा पहला और प्रथम दायित्व ये बनता है कि जो चिट्टा आ रहा है, जिसकी सबसे अधिक सप्लाई कहाँ से आती है उसको हमने तोड़ना है और किन व्यक्तियों के पास सप्लाई हो रही है उसको हमने तोड़ना है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार जब मेरे ध्यान में ऐसा आया तो हमने पिट एनडीपीएस एक्ट लागू किया। इस एक्ट के माध्यम से जो भी हम पर जिस पर भी हमें शक होगा और दो पहले से वो चिट्टे के कारोबार में सम्मिलित होगा, सरकार उसको हिरासत में ले सकती है और हिरासत में लेने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं जो चिट्टे के माध्यम से कमाई हुई संपत्ति है उस संपत्ति के लिए हम शीघ्र ही एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। कानून के दायरे में रहकर सब बातों को समझने के बाद उसके मैं आने वाले समय में निर्देश दूंगा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला अस्पतालों में से एक क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में मरीजों को परोसे गए खाने में कीड़े निकलने का गंभीर मामला इन दिनों संज्ञान में आया है। जब एक मरीज के साथ आए तीमारदार ने भोजन में परोसी गई दाल में कीड़े देखे और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं और लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। मरीजों और उनके परिजनों ने आरोप
आरोप लगाया है कि अस्पताल में ना तो स्वच्छ भोजन मिल रहा है और ना ही जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत जांच कमेटी गठित कर दी और खाना उपलब्ध करवाने वाले ठेकेदार से जवाब भी तलब किया गया है। प्रबंधन ने कहा कि दोषी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अस्पताल प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अस्पताल में मुहैया करवाए जाने वाले खाने में कीड़े निकलने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। संबंधित ठेकेदार से जवाब मांगा गया है और इस मामले में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज उपचार के लिए आते हैं और कई गंभीर मरीज यहां भर्ती रहते हैं। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता से समझौता मरीजों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ है। जनता का कहना है कि सरकारें अस्पतालों के इमारतें तो भव्य बना रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं राम भरोसे है। यह घटना प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही की गंभीर कमी को उजागर करती है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में बीते कुछ दिन पहले बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के किसानों और बागवानों को मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई थी। इस बैठक में सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष राकेश सिंघा भी उपस्थित रहे थे। वहीं आज शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश सिंघा ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है। राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों को बेदखल किया जा रहा है, उन्हें भूमि देने के मामले में सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। राकेश सिंघा ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 1980 से लेकर आज तक कोई भी सरकार आम लोगों, विधवाओं, शहीदों के परिजनों, बेदखल लोगों को एक इंच जमीन भी नहीं दे पाई है। उन्होंने यह भी मांग रखी कि सरकार के पास इन जरूरतमंद वर्गों को भूमि आवंटित करने की सामाजिक और संवैधानिक शक्ति होनी चाहिए। सिंघा ने बताया कि 13 अगस्त को दिल्ली और शिमला में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे किसान सभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शन भूमि अधिकारों और किसानों की समस्याओं को लेकर होगा। इसके साथ ही राकेश सिंघा ने बताया कि अमेरिका द्वारा भारत पर टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में भी किसान सभा बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि इससे भारतीय किसानों और बागवानों को सीधा आर्थिक नुकसान होगा और सरकार को इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कदम उठाना चाहिए। 29 जुलाई को एक लंबे समय की लड़ाई का मोर्चा लग रहा था। बीच में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हस्तक्षेप किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश के माननीय रेवेन्यू विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी जी हैं और उस हस्तक्षेप के बाद हमने ये तय किया कि हम अपने अनिश्चितकालीन के आंदोलन को फिलहाल सस्पेंड करेंगे और उसी के सिलसिले में आज भी बैठक थी। आप सब जानते हैं कि मसला क्या है। मसला है कि जो हिमाचल प्रदेश अस्तित्व के आने के बाद जो 1980 में वन संरक्षण कानून जब देश के अंदर लाया गया तो हिमाचल प्रदेश के साथ बड़े पैमाने पर बेइंसाफी हुई। ये काम हमारा नहीं था। ये 1980 के बाद जितनी भी सरकारें आई है उसका दायित्व जिम्मेवारी बनती थी कि अगर हिमाचल प्रदेश को एज अ राज्य, एज अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन करना है तो जो इंडियन यूनियन के अंदर राज्य हैं, जो उनके संविधान के तहत अधिकार है वो भी होने चाहिए। राज्य सिर्फ फट्टे के लिए नहीं है। राज्य है अगर राज्य की चुनी हुई सरकारों को जमीन देने का अधिकार है और विकास करने के लिए भूमि उसके पास है वो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 1980 के बाद 1 इंच भूमि जो भी सरकार आई उसके बाद देने के लिए नहीं थी रहे हैं हम। और 13 अगस्त को हम पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को
जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके साथ कांधा से कांधा मिलाकर जो मोर्चा दिल्ली में लगेगा, मोर्चा शिमला में भी लगेगा, हर ब्लॉक में मोर्चे पूरे देश के अंदर लग रहे हैं। और उसका कारण है कि आप जानते हैं अगले कल बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। वो उथल पुथल है जो ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया है कि 25% टैरिफ वो लगाएगा और उसका नतीजा बड़ा गंभीर होने वाला है। और हिमाचल प्रदेश में हम समझते हैं सेब के खेती का आखिरी जो सांस लेने का काम है, जो जब वो मरीज उसमें चले जाता है, वेंटिलेटर पर चल जाता है, आईसीयू में चले जाता है, तो वो हालात सेब की खेती के होने वाले हैं जो ट्रम्प साहब वहाँ पर कर रहे हैं। और उनके खास मित्र जो है वो देश के प्रधानमंत्री है। तो इन दो ने, देश के प्रधानमंत्री महोदय और उनके मित्र जो अमेरिका में बैठे हैं वहाँ के राष्ट्रपति, इन्होंने हमारा सत्यानाश कर देना है और हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। हमें नीचे किसान को संगठित करना है, बागवान को संगठित करना है। जिस तरीके से देश के अंदर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में 1920 के बाद जब महात्मा गांधी ये मोर्चे में आए थे तो जन आंदोलन शुरू किया था इस देश को आज़ाद करने के लिए, उसी तरीके की लड़ाई हमें अब शुरू करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इसी क्रम में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा हिमाचल प्रदेश की एक टीम ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर के नेतृत्व में मंडी शहर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मंडी जिले के संगठन पदाधिकारी भी टीम के साथ उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनके हालात जाने। उन्होंने बताया कि आपदा के कारण कई परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, कुछ के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं तो कुछ लोग अपने रोजगार के साधनों से वंचित हो गए हैं। रोमित सिंह ठाकुर ने प्रशासन से अपील की है कि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत और मुआवजा उपलब्ध करवाया जाए। इस मौके पर संगठन की ओर से स्थानीय जनता को भरोसा दिलाया गया है कि संकट की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। संगठन हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने के लिए तत्पर है और आगे भी सेवा कार्यों में योगदान देता रहेगा। संगठन ने राहत सामग्री वितरण की और योजना की भी घोषणा की है और युवा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे जरूरतमंदों तक तुरंत सहायता पहुंचाए। प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि यह समय एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। हम सभी को मानवता के नाते एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारा संगठन सदैव समाज के प्रति समर्पित रहा है और भविष्य में भी रहेगा। उन्होंने कहा कि संगठन हिमाचल प्रदेश के हर कोने में आपदा राहत कार्यों में सहभागी बनने को तैयार है। उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए कहा है कि माँ भवानी सबकी रक्षा करे और हमें इस कठिन समय से उभरने की शक्ति दे। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने शिमला सचिवालय में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हुई बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस बैठक में भूमिहीन किसानों को जमीन देने का मामला जोर शोर से उठाया गया है। हरीश चौहान ने बताया कि संयुक्त किसान मंच ने प्रदेश सरकार से यह मांग रखी है कि वह भूमिहीन किसानों को जमीन देने के लिए आवश्यक शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करे। इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र के समक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना चाहिए। संयुक्त किसान मंच का कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित और प्रभावित हुए हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार हो कि वह जरूरतमंद और प्रभावित परिवारों को भूमि आवंटित कर सके। हरीश चौहान ने कहा कि हमने बैठक में स्पष्ट कहा है कि जब तक राज्य सरकार के पास वैधानिक शक्तियां नहीं होगी तब तक भूमिहीन किसानों को जमीन देने की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। हरीश चौहान, संयोजक संयुक्त किसान मंच। आज जो बैठक यहाँ पर माननीय राजस्व मंत्री और बागवानी मंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय जगत नेगी जी ने रखी थी, उसमें जो है अभी वर्तमान में जो परिदृश्य जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले के बाद यहाँ बना है, भूमि के ऊपर जो ये पौधे जो है सेब के पौधे जो काटने से जिसको अभी रोका गया है उसके एवज में, और जो हिमाचल प्रदेश के यहाँ जो ज़मीन का जो मुद्दा है इसके ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो जाना है तो उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है, जिसमें कि आज यहाँ पर ये चर्चा की गई है कि भाई हिमाचल
प्रदेश में जो ये शामलात भूमि थी उसके ऊपर राजे महाराजों के वक्त में भी जो है उस वक्त भी हक हकूक किसानों बागवानों के होते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हुआ करते थे। लेकिन 1956 के कानून में जो चीफ कमिश्नर के द्वारा एक नोटिफिकेशन की गई, उसमें ऑल वेस्ट लैंड इज़ फॉरेस्ट लैंड किया गया। और 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट आया उसमें भी उसी को कैरी किया गया और सारी ज़मीन ऑल वेस्ट लैंड इज़ फॉरेस्ट लैंड बना दी गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार को आज जो भूमिहीन किसान है, एक बार मैं फिर से कहूँ, जो भूमिहीन किसान है उनको ज़मीन देने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कोई भी ज़मीन नहीं है। या जैसे आपदा आ जाती है, कोई किसी का मकान चला जाता है, किसी का बगीचा चला जाता है, उनको देने के लिए कोई भी ज़मीन नहीं है। तो उसके एवज में जो शामलात भूमि होती थी, उस शामलात भूमि को जो है वो फिर से वापस भारत सरकार से भी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है आग्रह कर रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है इसमें आग्रह कर रही है। तो इस जो आज की बैठक में इसमें ये निर्णय लिया गया कि हिमाचल सरकार जल्द से जल्द जो है इस बात को जो है केंद्र सरकार से भी रखे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी रखे, ताकि जो त्रासदी में किसी का घर चला जाता है, किसी का बगीचा चला जाता है, उनको जो है भूमि दी जा सके। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा ज़मीन है, उनके लिए जो पहले जैसे 9 तोड़ की जो प्रक्रिया होती थी उसके एवज में जो है ज़मीन दी जाती थी, तो उसमें चाहे 5 बीघे पूरे किए जाते थे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 बीघे तो 2 बीघे सरकार देती थी। लेकिन आज सरकार तो जो है 2 इंच ज़मीन नहीं दे सकती, क्योंकि ऑल वेस्ट लैंड इज़ फॉरेस्ट लैंड। तो इसलिए हमने आज आग्रह किया कि इसमें कोई ना कोई निर्णय लिया जाए, ताकि गरीब और भूमिहीन किसान को, फिर से मैं कहूँगा कि केवल मात्र भूमिहीन किसान को उसको सहयोग किया जाए, ताकि गरीब जनमानस अपना जीवन यापन कर सके। ये बैठक आज रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए राज्य के 100 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें 72 प्राइमरी स्कूल और 28 मिडिल स्कूल शामिल है, जिनमें शून्य छात्र संख्या पाई गई है। इसके साथ ही 5 या उससे कम विद्यार्थियों वाले 120 माध्यमिक स्कूलों को तकनीकी स्कूलों में मर्ज किया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है। सरकार ने यह कदम संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। विभाग ने आदेश दिए हैं कि संबंधित स्कूलों को तत्काल प्रभाव से नजदीकी जीपीएस या जीसीपीएस में मर्ज किया जाए। शिक्षा विभाग ने एक और अहम निर्णय लेते हुए ऐलान किया है कि अब हिमाचल के सरकारी स्कूलों में हर महीने एक दिन बैग फ्री डे मनाया जाएगा, जिसमें छात्रों को स्थानीय पहाड़ी बोली सिखाई जाएगी। हर शनिवार को होने वाले इस बैग फ्री डे पर छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा में अध्यापकों से संवाद करेंगे और उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास करेंगे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषा व संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। स्कूल शिक्षा निर्देशालय ने इस संबंध में सभी जिलों के उप शिक्षा निर्देशकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर निगरानी समितियों के गठन का प्रस्ताव भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों भीषण बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। गुरुवार सुबह 10 बजे तक राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 302 सड़कें बाधित रही, जिससे आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। राज्य भर में 436 बिजली ट्रांसफार्मर, 254 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा असर मंडी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा जिलों में देखा जा रहा है। आपदाग्रस्त मंडी जिले में 193 सड़कें अभी भी बंद है। कुल्लू में 134 ट्रांसफार्मर और चंबा में 142 ट्रांसफार्मर ठप है। वहीं कांगड़ा के धर्मशाला और नूरपुर उपमंडलों में 134 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 6 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में भी मौसम खराब बना हुआ है, जिससे राहत कार्यों में बाधाएं आ रही है।
इस मॉनसून सीजन में 20 जुलाई से 23 जुलाई तक 170 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 278 लोग घायल हुए हैं। 36 लोग अभी भी लापता है। इस दौरान 76 मौतें सड़क हादसों में हुई है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब तक 1667 घर और दुकानें और अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही 1226 गौशालाएं भी बर्बाद हो चुकी है। साथ ही 1404 पालतू पशुओं की मृत्यु दर्ज की गई है। राज्य सरकार के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के नुकसान का ब्यौरा आना अभी बचा है। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार बारिश और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जनजीवन की बहाली में अभी समय लगेगा। शिमला सचिवालय में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में किसानों और बागवानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बेदखली के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए गहन चर्चा की गई। किसानों ने सरकार के समक्ष अपने अधिकारों और जमीनों पर कब्जे को लेकर अपनी चिंताओं को खुलकर रखा। बैठक में किसानों ने विशेष रूप से रामपुर क्षेत्र के लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय की बात को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि दशकों पहले जिन जमीनों को कृषि और आजीविका के लिए उपयोग में लाया गया, आज उन्हें अतिक्रमण बताकर बेदखल किया जा रहा है। किसानों ने यह भी मांग की है कि जिन जमीनों पर सेटलमेंट के बाद खेतीबाड़ी की जा रही है, वहां किसी भी कार्यवाही से पहले उचित जांच और प्रभावितों की सुनवाई जरूरी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि बेदखली की किसी भी कार्यवाही को संवेदनशीलता और न्याय की दृष्टि से देखा जाए, ताकि जमीनी स्तर पर संघर्षरत किसानों के साथ अन्याय न हो। इस बैठक में बेदखली, कृषि अधिकार और ऐतिहासिक भूमि विवादों को लेकर किसानों की गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। अब उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों को संवेदनशीलता से लेकर नीतिगत फैसलों में किसान हितों को सर्वोपरि रखेगी। हमारी बैठक हुई इस विषय पर थी, जो बेदखली का सवाल हिमाचल प्रदेश में चला है। इस विषय में हमारा क्या स्टैंड है और माननीय मंत्री के साथ जो बैठक थी इस बात के लिए हमारा क्या सुझाव है कि किस तरह से आप बात रखना चाहते हैं, क्या लोगों की समस्या, कैसे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आपका पक्ष क्या है। तो इन डिटेल में हमारी चर्चा हुई है और हमने कहा है कि जो हिमाचल प्रदेश है, जो इसमें हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है यहाँ के लोगों के साथ, जो रेवेन्यू एंट्रीज नहीं मालिक नहीं बने आज़ादी के बाद जो है, और आज़ादी के बाद जो सेटलमेंट के बाद, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे जो मुजारे थे, मरूसी और गैर मरूसी की बात उसमें उठी है। तो हमने ये कहा है कि अगर वो मालिक नहीं बने तो सरकार को उसमें पक्ष रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और जो वन भूमि 1952 के बाद सारी हुई और 1980 के बाद जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है, उसके बाद भी सारी का सारी भूमि का मालिक वन विभाग बन गया है। तो हमने कहा जिस तरह से पंजाब सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास करके भारत सरकार से अनुरोध किया है और उन्होंने जो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 है उसमें परमिशन ली है कि जो फॉरेस्ट भूमि है उसको कल्टीवेट लैंड कन्वर्ट करने के लिए। तो 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्री ने पंजाब सरकार को परमिशन दिया 56,271 हेक्टेयर ज़मीन जो फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट कल्टीवेशन के लिए उसको कन्वर्ट किया। तो आज अभी हमारा हिमाचल प्रदेश में एक डिमांड है कि जो जिन लोगों की सेटलमेंट के बाद 1978 के बाद 1987 के बीच में जो मिसलें बनी है, फॉरेस्ट भूमि को जो डिवाइड करके कल्टीवेशन लैंड बनी है उनकी और मिसलें बनी है एनक्रोचमेंट की, तो एक उनको कैसे लिया जाए। और उसके बाद जो जैसे 2002 में हमने 50 रुपए के फॉर्म भरे थे ज़मीन का मालिक बनने के लिए, उन सारी भूमि के लिए मालिक बनाने के लिए भारत सरकार से परमिशन ली जाए। इस बात पर हमने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो TN गोदावरमन केस है इसमें अपील की जाए और परमिशन ली जाए माननीय उच्च न्यायालय से भी ज़मीन देने के लिए। इस बारे में हमारी डिटेल में चर्चा हुई है। और साथ में हमने ये भी कहा है जो किसान बागवान यूनियन है रामपुर में, हम लोगों ने माननीय मंत्री जी श्री जगत सिंह नेगी जी से बातचीत करके 2 वर्कशॉपें उनके अध्यक्षता में बड़ी की, एक 7 अप्रैल को की और एक 8 जुलाई को की, जिसमें लगभग 800 से ज़्यादा किसानों ने भाग लिया है। और हमने खुद किसान बागवान यूनियन ने 123 मीटिंग रामपुर में गांव में किया है और लोगों को अवेयर किया है कि जो 2006 का वन अधिकार अधिनियम आया है, जो हमें
भूमि का टाइटल देने के लिए, वन भूमि पर लाइवलीहुड जिसका चला है उसको हमको टाइटल मिलना, पट्टा मिलना है, उसके लिए काम किया। और लोग इसमें इकट्ठे हुए, जो हमारे साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसके लिए हम लोगों के बीच गए और गांव-गांव हमने कमेटी का गठन किया है और दावे पेश कर दिए हम लोगों ने। और आज ही जो गांव की ग्राम सभा में जो बैठक में पारित हुए हमारे केसेस, और आज ही रामपुर में जो चेयरमैन है SDLC के, जो SDM साहब को पावर इसमें वन अधिकार अधिनियम है, उन्होंने एक बैठक बुलाई है। 20 केस पर आज चर्चा हो रही है, वहाँ पर क्या आज कार्रवाई होगी तो शाम तक हमको पता चलना है। तो हमारा भी है कि जिस तरह से सरकार भी ये कह रही है हिमाचल प्रदेश में कि वन अधिकार अधिनियम के तहत हम लोगों को जो है भूमि का टाइटल देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग जंगलों के नज़दीक रहे, जंगल के भीतर रहे, जिसने घर बनाए, जिसने सेब के बीचे तैयार किए, कृषि कर रहे हैं, या कोई हमारे वाजिबुल अर्ज़ है जैसे भेड़ बकरी चुगान का है, पशुपालन का है, ये सारे का सारे अधिकार हम वन अधिकार अधिनियम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम रामपुर में काम कर रहे हैं और पूरे सक्रियता से पूरे प्रदेश में भी हम लोग काम कर रहे हैं। शिमला के बुक कैफे प्रीमियर स्टोर को लेकर चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ लिया है। पिछले कल बचत भवन के बाहर नगर निगम हाउस की मौजूदगी में हुए धरना प्रदर्शन के बाद कैफे के बाहर बुक कैफे प्रीमियर स्टोर का बोर्ड हटा दिया गया है। अब इस स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुक कैफे का बोर्ड लगा दिया गया है, जो आंदोलनकारियों की एक प्रमुख मांग रही थी। हालांकि प्रदर्शनकारी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कैफे की दुकानदारी अभी भी हिम एरा संस्था द्वारा ही संचालित की जा रही है। आंदोलनकारियों ने साफ किया है कि केवल नाम बदलने से असली मुद्दा हल नहीं हुआ है और उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कैफे को सामाजिक उद्देश्य के रूप में पूरी तरह पुनः स्थापित नहीं किया जाता। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सामाजिक संगठनों और कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि बुक कैफे प्रीमियर स्टोर को व्यवसायिक हेतु के लिए निजी हाथों में सौंपा गया है, जिससे उसके सामाजिक और सार्वजनिक स्वरूप को क्षति पहुंची है। इस मुद्दे को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। कल प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम हाउस के बाहर धरना दिया, जिसमें स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों ने भाग लिया।